Good morning, students. Today we will start chapter 2 of history, that is the rise and growth of the Company East India Company. Here is a brief of previously. In the late 18th century, the political condition of India was highly unstable. क्या कहते हैं कि 18th century के लास्ट में इंडिया की जो पॉलिटिकल कंडीशन थी वो अनस्टेबल थी. क्यों अनस्टेबल थी? व्हाट वाज द रीजन? बिकॉज औरंगजेब who was the last powerful ruler died in 1707 and marked the beginning of a war for succession for the throne of Delhi. यानी कि औरंगजेब की डेथ के बाद दिल्ली के सिंहासन के लिए वॉर स्टार्ट हो गई. इंटीरियर ही आपस में ही मुगल एम्प्रेस की. द मुगल कोर्ट वॉज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू द तुरानी, द ईरानी, द अफगानी, द हिंदुस्तानी ग्रुप्स which were constantly fighting and conspiring against one another, जो आपस में ही लड़ रहे थे और कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे, षड्यंत्र कर रहे थे. किसके लिए? दिल्ली के सिंहासन के लिए. विद इन 50 years ऑफ औरंगजेब डेथ, औरंगजेब की डेथ के 50 साल के अंदर 9 मुगल एम्परर्स जो है वो एक के बाद एक उन्होंने सिंहासन पे बैठे और एक दूसरे से लड़ाई की. टेकिंग एडवांटेज ऑफ द वीक सेंटर. अब क्योंकि वीक सेंटर यानी कि इंडिया में जब कोई स्ट्रॉन्ग पावरफुल रूलर तो था नहीं, तो क्या हुआ? मुगल गवर्नर जो था ओध और मीन्स अवध का प्रीवियस नेम है अवध, बंगाल एंड डेक्कन के जो रूलर्स थे, गवर्नर्स थे, उन्होंने अपने आप को सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल से फ्री कर लिया. अब क्योंकि इंडिया की पॉलिटिकल कंडीशन अनस्टेबल थी, तो क्या हुआ? जो पारसी रूलर था नादिर शाह, उसने इंडिया पे अटैक किया, इन्वेड किया 1739 में. और क्या किया? लूट मचाई, लूटपाट की और मैस किया और थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स को उसने मार डाला. ही फॉलोड बाय आमिद शाह अब्दाली. उसके बाद कौन आया? अहमद शाह अब्दाली है, जिसने भी इंडिया में इंटरवेन किया, उसको इन्वेड किया 1747 से 1767 तक, यानी कि 20 साल तक, लगभग 20 साल तक उसने इंडिया को लूटा. उसका क्या रिजल्ट हुआ? इंडियाज फाइनेंशियल एंड मिलिट्री स्ट्रेंथ सफर्ड एनॉर्मसली. तो इंडिया की जो फाइनेंशियल कंडीशन थी और मिलिट्री जो आर्मी की कंडीशन थी वो बहुत पूरी तरह सफर्ड हुई. दिस पेव्ड द वे फॉर द अदर फॉरेन नेशंस टू इन्वेड एंड डोमिनेट इंडिया. तो इससे का क्या रिजल्ट हुआ? जो दूसरे और फॉरेन नेशंस थे, जो विदेशी राष्ट्र थे, उन्होंने भी इंडिया में इन्वेड किया, अटैक किया और डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया. डॉक्टर सतीश चंद्र जो हिस्टोरियन थे, उनकी अकॉर्डिंग क्या है कि इंडिया जो पीछे है, किस फील्ड में लेग्ड बिहाइंड है इंडिया? साइंस एंड टेक्नोलॉजी. वो यही रीज़न है कि फॉरेनर्स के अटैक्स जो थे और इंडिया की जो कंडीशन को बर्बाद करने वाले, एक तरह से फाइनेंशियल कंडीशन को डिस्ट्रॉय करने की वजह से ही इंडिया आज तक भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इम्प्रूव नहीं कर पाया. नेक्स्ट, नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर द पोर्टुगीज इन इंडिया. As you know, the Vasco da Gama was the Portuguese navigator, found out a new sea route to India. उसने नया रास्ता देखा था सी रूट इंडिया में पहुंचने के लिए, और वो कहाँ पहुंचा था? 20 मई 1498 को कैलिकट या कालीकट में, केरला में उसने सबसे पहले लैंड किया विद अ फ्लीट, अपने 4 शिप्स के ग्रुप के साथ और 118 सेलर्स, नाविक के साथ. ही रिसीव्ड, तो उसका वेलकम किसने किया? हिंदू किंग, जो कौन थे? जमोदीन, जो उस टाइम के किंग थे. क्या कहते हैं? क्योंकि इंडिया कमर्शियली, तो इंडिया का वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ ट्रेड तो पहले से ही था, बट मुगल एम्पर जो फेल हो गए थे अपने सी कोस्ट को बचाने में, क्योंकि उनके पास स्ट्रॉन्ग नेवी नहीं थी. दस इंडियन कोस्ट बिकेम एन ईजी ट्रेडिंग डेस्टिनेशन फॉर द यूरोपियन पावर्स who fought for the control of Indian trade and rich natural resources. तो क्या हुआ? जो फॉरेनर्स थे, यूरोपियन पावर्स थी, उन्होंने इंडिया पे अटैक किया, यानी कि अटैक इन द सेंस उनके लिए एक ईजी डेस्टिनेशन बन चुका था इंडिया से ट्रेड करने के लिए और इंडिया के रिच नेचुरल रिसोर्सेज को लूटने के लिए. The Portuguese succeeded in establishing their trading center in Cochin, गोवा, दमन एंड दीव, विच दे रिटेन्ड टिल 1961. तो क्या इस तरह से पोर्तुगीज जो है सक्सेसफुल हुए अपने ट्रेडिंग सेंटर्स इंडिया में इस्टेब्लिश करने में. उन्होंने कब तक यहाँ पे ट्रेड किया? 1961 तक. नेक्स्ट आते हैं द डच इन इंडिया. फर्स्ट ऑफ ऑल पोर्तुगीज केम, देन डच. अट्रैक्टेड बाय द स्पाइस मार्केट ऑफ द साउथ,
to East Asia, the Dutch undertook several voyages. This reason क्या वो अट्रैक्ट हुए क्योंकि इंडिया के जो मसालों की स्पाइस मार्केट थी साउथ में, क्योंकि आपको पता है साउथर्न जो स्टेट्स है वो फेमस है किसके लिए, मसालों के लिए, स्पाइसेस के लिए। उसके लिए डच ने लॉन्ग सी जर्नी की। द डच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फॉर्म्ड इन 1602 और यहाँ पे आके उन्होंने क्या बनाया, डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। द इम्पोर्टेंट फैक्ट्रीज वर लोकेटेड इन मसोलीपट्टनम, पुलिकत, सूरत। मसोलीपट्टनम जो कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में, पुलिकत तमिलनाडु में, सूरत गुजरात, करिकल पुडुचेरी में, पटना बलसोर ओडिशा में है, कोचीन में उन्होंने अपने ट्रेडिंग सेंटर्स स्टैब्लिश किए। दे एक्सपोर्टेड कॉटन क्लॉथ्स, रॉ सिल्क, मोलासिस, मोलासिस में एक तरह से शुगर केन से जो उसका लिक्विड फॉर्म होती है, मोलासिस शुगर सिरप टाइप, ओपियम अफीम एंड इंडिगो। इंडिगो मीन्स ब्लू कलर दैट इज यूज फॉर डाइंग द क्लोथ्स, कपड़ों को रंगने के लिए जो कलर ब्लू कलर यूज किया था दैट इज कॉल्ड इंडिगो। फ्रॉम इंडिया यानी कि तो डच ट्रेडिंग सेंटर्स थे वहाँ से इन सब चीज़ों को एक्सपोर्ट किया जाता था। डू यू नो द ट्रेडिंग सेंटर वर कॉल्ड फैक्ट्रीज, जो भी ट्रेडिंग सेंटर यानी कि जहाँ से ट्रेड किया जाता था दैट वाज कॉल्ड फैक्ट्रीज एंड द ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी वर्किंग देयर वर कॉल्ड फैक्टर्स। और जो ऑफिशियल्स यानी कि जो ऑफिसर्स होते थे वहाँ के जो वर्कर्स या मेंबर्स कह लो उनको क्या बोलते थे, फैक्टर्स। द डच सक्सीडेड इन एस्टेब्लिशिंग देयर मोनोपोली मीन्स एक में अधिकार किस मिला था, डच ने स्पाइस ट्रेड थ्रू आउट द 17th सेंचुरी। 17th सेंचुरी तक जितनी भी मसालों से रिलेटेड जो भी बिजनेस किया जाता था उसको कौन कंट्रोल करता था, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। They established a trade link between India and the island of Far East. उन्होंने फार ईस्ट तक अपने इस ट्रेड को स्प्रेड किया। They further established their command on the pepper and spice trade in the islands of Sumatra, Java, Moluccas, जो सारी इंडोनेशिया में है, इन सब आइलैंड तक उनसे अपना ट्रेड फैलाया। They also succeeded in luring the English out of Amobna, one of the Spice Island, in 1623। मीन्स क्या इसमें क्या शो करे कि जो डच था उन्होंने एक तरह से होल सोल कंट्रोल कर लिया था किसके ऊपर, इंडिया के स्पाइस मार्केट पर, इंडिया के मसालों वाले बाजार में। While the Dutch were expanding their trade in India and in the island of the Far East, they were opposed by Dutch government who laid stress on maintaining its primacy over the affairs of the company। तो मगर जो डच गवर्नमेंट थी वो डच ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर को अपोज कर रही थी। दिस बिहेवियर ऑफ द गवर्नमेंट लेड टू द डिक्लाइन ऑफ द कंपनी। तो अब जो गवर्नमेंट का ऑर्डर उनको मानना था तो इस तरह जो कंपनी थी डच ईस्ट इंडिया कंपनी उसका डिक्लाइन हो गया। नेक्स्ट इज द ब्रिटिश इन इंडिया आफ्टर डच ब्रिटिशर्स केम। Sir Francis Drake, a British navigator, undertook voyage around the world in 1579. The completion means जो ब्रिटिश नेविगेटर था उसने लॉन्ग सी जर्नी की 1793 में, 1579 में। The completion of his voyage and the victory of the English over the Spanish Armada in 1588 encouraged the people of England to undertake voyages to eastern वर्ल्ड, क्योंकि उसकी एक सक्सेसफुल वॉयज रही थी, सी जर्नी रही थी, लॉन्ग जर्नी, तो उससे दूसरे जो सेलर्स थे वो भी इंस्पायर हुए। द इंग्लिश क्वीन एलिजाबेथ वन ऑल्सो एनकरेज मैनी सी पेयर्स में सी सेलर्स लाइक जेम्स जॉन एंड कैप्टन रेमंड टू गो टू इंडिया। उन्होंने इनकरेज किया कि आप भी इंडिया में जाओ और लॉन्ग थ्रू सी जर्नी, लॉन्ग जर्नी एंड वहाँ पे ट्रेड करो। On 31st December 1600, Queen Elizabeth I granted the East India Company a royal charter giving it the sole right to trade with the East। मीन्स 31 दिसंबर 1600 को क्वीन एलिजाबेथ ने एक रॉयल चार्टर, एक रॉयल ऑर्डर पास किया जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को सोल राइट, मोनोपोली दे दिया गया कि वो इंडिया के साथ ट्रेड करे। A royal charter clearly meant that no other trading group in England could now compete with the East India Company। मीन्स इस रॉयल चार्टर के अकॉर्डिंग क्लियर था कि इंग्लैंड की कोई और कंपनी, कोई और ट्रेडिंग ग्रुप ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ कॉम्पीट नहीं कर सकती है। मीन्स
इंडिया में सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही ट्रेड करेगी। द कंपनी नाउ हैड द राइट टू अंडरटेक voyages to new and unknown markets from where it could buy goods at a cheaper prices and sell them back in Europe at higher prices। मेरी सब कंपनी का क्या वर्क था कि ऐसी जगहों पे जाएं, ऐसी जगह लॉन्ग जर्नी करें, सी जर्नी करें जहाँ से वो सस्ते से सस्ता सामान लें कम से कम प्राइसेस पे और उनको यूरोपियन मार्केट में हाई प्राइसेस पे बेच सकें। द ईस्ट इंडिया कंपनी अंडरटोक इट्स अर्ली voyages to Sumatra, Java and Moluccas। In 1608, it made its first attempt to establish factories in India। में सबसे पहले स्टार्ट किया 1608 में इंडिया में अपनी फैक्ट्री में ट्रेडिंग सेंटर स्टार्ट करने के लिए। In 1613, the Mughal Emperor Jahangir issued a farman permitting the English East India Company to establish a factory permanently at सूरत। में इस मुगल एम्पर जो उस टाइम जहांगीर था 1613 में उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन दे दी कि वो परमानेंटली सूरत गुजरात में अपनी ट्रेडिंग फैक्ट्री स्टार्ट कर सकते हैं। Thus, the first factory of East India Company was established at सूरत। कब हुई? 1613 में जहांगीर की परमिशन के बाद। Simultaneously, similar other factories were established in Madras, बॉम्बे एंड कलकत्ता। यानी कि सूरत के साथ साथ फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने EIC ने मद्रास, बॉम्बे एंड कलकत्ता में भी अपनी फैक्ट्री स्टार्ट कर दी। नेक्स्ट इज द फ्रेंच इन इंडिया। द फ्रेंच कंपनी नेम्ड Compagnies Indes Orientales was found in 1664। The first French factory was established in India by Francis Caron at Gujarat in 1668। में 1613 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्टार्ट की सूरत में एंड 1668 में फ्रेंच कंट्री। फर्दर फैक्ट्रीज वर एस्टेब्लिश्ड इन मसोलीपट्टनम, पौंडीचेरी, माहे, चंद्रनगर, कारिकल, बलसौर, सूरत एंड मॉरिशियस। तो यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल दे स्टार्टेड विद सूरत एंड देन दे एक्सपेंडेड देयर फैक्ट्रीज। The establishment of Portuguese, Dutch, British and French factories in India and the Eastern Island resulted in a fierce competition and rivalry amongst them। अब देखो क्योंकि पोर्तुगीज भी आ गए, डच, ब्रिटिश एंड फ्रेंच सबने अपनी फैक्ट्री सेटअप की इंडिया में, तो इससे क्या हुआ इंडिया में एज वेल एज ईस्टर्न आइलैंड्स में, तो उसका क्या रिजल्ट हुआ? आ टफ कॉम्पिटिशन एंड राइवलरीज मीन्स एक दूसरे के प्रतिद्वंदी कॉम्पिटिटर्स बन गए। All of them wanted to excel in trade by earning maximum profit। उनका मेन एम क्या था सबका कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके इंडिया में, इंडिया से और इंडिया के रिच रिसोर्सेज को लूट सके। दिस लेड टू अ राइज इन द कॉस्ट ऑफ द कमोडिटीज दैट वर इन ग्रेट डिमांड एंड अल्टीमेटली रिड्यूस द प्रॉफिट। तो उसका क्या रिजल्ट है कि वो कमोडिटीज़, वो थिंग्स, वो गुड्स जो ग्रेट डिमांड में थी उनको उनकी ज़्यादा डिमांड बढ़ने लगी और उनके जो प्राइसेस थे जब प्रॉफिट के लिए उनका ज़्यादा ट्रेड किया जाने लगा। स्पाइसेस लाइक क्लोव्स, लौंग, दालचीनी, पेपर, काली मिर्च एंड फाइन क्वालिटी ऑफ सिल्क एंड कॉटन वर द मेन ऑब्जेक्ट्स ऑफ द ट्रेड। मीन्स दीज आर स्पाइसेस, कॉटन एंड सिल्क, गुड क्वालिटी कॉटन एंड सिल्क का जो है ट्रेड किया जाने लगा। टू प्रिवेंट ईच अदर फ्रॉम प्रॉफिटेबल ट्रेड These companies engaged in constant conflict। अब चारों ही क्या चाहते थे कि उनको प्रॉफिट मिले, दूसरे को ना मिले, तो वो आपस में फाइट स्टार्ट हो गई, उनके कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गए। They also raised arms against the local rulers if they opposed the establishment of their factories। Thus politics and trade became inseparable। तो क्या कहते हैं मीन्स जो लोकल रूलर्स थे अगर वो इनके अगेंस्ट बोलते थे कि आप ये कंपनीज यहाँ पे सेटअप ना करो, तो उनके अगेंस्ट भी आर्म्स में हथियार, वेपन्स यूज किए जाने लगे। अब जब कन्फ्लिक्ट्स थे तो क्या हुआ? राइवलरीज हुई, कॉम्पिटिटर्स थे, तो वॉर्स स्टार्ट हो गई। एंग्लो फ्रेंच राइवलरी इन द कर्नाटिक। मेन जो थे वो कौन थे? इंग्लिश एंड फ्रेंच, यानी कि ब्रिटिशर्स और फ्रेंच थे जो आपस में लड़ रहे थे और पावरफुल भी थे दोनों। इन ऑर्डर टू हैव अ मोनोपोली ओवर द ट्रेड इन इंडिया and Eastern Island, it was necessary for the British to eliminate their rivals। तो ब्रिटिशर्स के लिए क्या था कि जो उनके राइवल्स है, मेन राइवल्स कौन थे? फ्रेंच, उनको हटा दिया जाए।
The chief among them was the French, also to earn maximum profit by buying raw materials at a lesser price. It was necessary for them to have a political control over the country with whom they had trade relations. मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना था उनको, और किसको टक्कर देनी थी? फ्रेंच को, ताकि उसके लिए उन्होंने क्या किया? इंडिया में पॉलिटिकली अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश करना स्टार्ट कर दे कि अगर पॉलिटिक्स में उनका कंट्रोल होगा तो वो ट्रेड में भी अपना कंट्रोल कर सकेंगे. English and French were traditional rivals in the most of the European wars of the 18th century. The conflict of trade interests between them finally ended with the three Anglo-French wars और द कर्नेटिक वॉर, यानी कि हम एंग्लो फ्रेंच वॉर्स भी बोल सकते हैं और कर्नेटिक वॉर्स भी, क्योंकि कर्नाटक में हुई थी ये. कब उनसे लड़ी गई थी 3 वॉर्स? 1746 to 1763 in इंडिया में कर्नेटिक वॉर्स हुई. कर्नेटिक वॉर्स, और वी कैन से एंग्लो फ्रेंच वॉर्स. They were called the Carnatic Wars as most of them were fought in Carnatic region and other parts of Tamil Nadu. The wars finally resulted in the establishment of British power in India. मीन्स क्या रिजल्ट निकला कि पोर्तुगीज और डच तो पहले ही क्विट कर गए. जो मेन राइवल्स थे, आपस में जो कॉम्पिटिटर्स थे, ब्रिटिश एंड फ्रेंच, उनके बीच में 3 एंग्लो फ्रेंच वॉर्स हुई कर्नाटक में और कर्नाटिक रीजन और वी कैन से तमिलनाडु के कुछ पार्ट्स में, जिसमें ब्रिटिशर्स की ही एस्टेब्लिश. एज अ रिजल्ट ब्रिटिशर्स वन द वॉर एंड फ्रेंच हैज़ टू फ्लीड, और फ्रेंच को यहाँ से जाना पड़ा. So I hope you have understood. Now its first part is completed. With this topic is completed, we will continue in part 2. Thank you.